सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। ऐसा मानना था स्टूडेंट और साइंस के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम का, जिन्हें मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। कलाम एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, प्रेसिडेंट, टीचर, ऑथर के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे और उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सिंप्लिसिटी और उनका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ। रामेश्वरम, जो अपने तीर्थ स्थलों के लिए हमेशा से फेमस रहा है, पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था, पर अब वो तमिलनाडु स्टेट के अंडर में आता है। कलाम के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके 4 भाई बहन थे, जिनमें कलाम सबसे छोटे थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन मस्जिद में इमाम और एक नाव के मालिक थे। वे हिंदू यात्रियों को नाव में रामेश्वरम से धनुषकोडी और फिर वापस धनुषकोडी से रामेश्वरम तक लेकर जाते थे, जिससे उनके घर का खर्च चलता था। पर पंबन पुल बनने के कारण उनका रोजगार उनसे छिन गया और इससे उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कलाम ने छोटी उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर पहले अखबार बेचने जाते, फिर उसके बाद वे अपने स्कूल जाते। पढ़ाई में कलाम बहुत अधिक अंक तो नहीं ला पाते थे, पर उनकी मेहनत और लगन से टीचर उनसे हमेशा प्रभावित रहते थे। एक धार्मिक जगह में रहने के कारण उनकी शुरू से ही भगवान में बहुत आस्था थी, जिस पर उन्होंने आगे चलकर एक बुक भी लिखी जिसका नाम था ट्रांसेंडेंस। कलाम को समुद्र के किनारे बैठकर बर्ड्स को उड़ते हुए देखना बहुत पसंद था। वे घंटों पक्षियों को उड़ते हुए देखते रहते और जब वे क्लास 5th में थे तो पक्षियों को देखते हुए उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि आखिरकार ये बर्ड्स इतना ऊंचा कैसे उड़ पाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी साधारण था, पर इसका आंसर सभी को नहीं पता होता। कलाम ने इसका कारण अपने स्कूल के मैथ्स टीचर सुब्रमण्यम अय्यर से पूछा, तो कलाम का सवाल सुनकर वे कलाम और उनकी पूरी क्लास को समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ पक्षियों को उड़ता हुआ दिखाकर सभी को बताया कि पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होने के कारण उनका वजन काफ़ी कम होता है और इसी कारण से वह अपने पंखों की सहायता से हवा पर दबाव डालकर इतना ऊंचा उड़ पाते हैं। कलाम भी इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना चाहते थे, इसलिए वह अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते थे और उनकी पढ़ाई के प्रति उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद उनके पिता ने उनका साथ दिया और उनका एडमिशन रामनाथपुरम के स्वाट स्कूल में करा दिया। पर वहाँ की भागदौड़ वाले वातावरण में वे रामेश्वरम को बहुत याद करते थे, पर घर वालों की उनके प्रति उम्मीदों के कारण किसी से कह भी नहीं पाते थे। एक दिन स्कूल में गलती से गलत क्लास में चले गए और उनकी इस गलती पर मैथ्स के टीचर ने उनको काफ़ी डांट लगाई और कहा कि अगर ठीक से क्लास का नहीं पता लगा सकते तो पढ़ाई छोड़कर वापस अपने गांव क्यों नहीं चले जाते। इस बात पर कलाम बहुत निराश हुए और उन्होंने निश्चय किया कि अब वह पूरा मन लगाकर पढ़ेंगे और उन्होंने एग्जाम्स में मैथ्स में पूरे अंक हासिल भी किए, जिसे देखकर उनके टीचर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी गलती मानी। कलाम से कहा कि एक दिन तुम बहुत महान बनोगे, मैंने जिसे भी पेच लगाया है वो महान बन जाता है। स्कूल के बाद 1952 में BSc में एडमिशन लिया सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिपल्ली में और 1954 में BSc फिजिक्स में ग्रेजुएट हुए। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि शायद फिजिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं है और उन्होंने फिर स्कॉलरशिप के बेस पर एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कॉलेज में आर्मी के 2 प्लेन्स को एज अ मॉडल रखा गया था और कलाम घंटों उनको देखते रहते और उनके डिज़ाइंस को समझने की कोशिश करते थे। उनका भी किसी दिन ऐसे ही एक प्लेन में उड़ने का सपना था। इंजीनियरिंग के दौरान उन्हें एक टीम प्रोजेक्ट मिला, पर उनके इस प्रोजेक्ट को देखकर उनके प्रोफेसर काफ़ी निराश हुए। इस पर कलाम ने फिर से नया डिज़ाइन बनाने के लिए 1 महीने का समय मांगा, जिस पर उनके प्रोफेसर ने गुस्से में बोला कि अगर तुम 3 दिन में इससे अच्छा डिज़ाइन नहीं ला पाए तो मुझे तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल करनी पड़ेगी। ये सुनकर कलाम थोड़ा सहम गए और आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण स्कॉलरशिप के बिना वह अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत करी और वे 3 दिन तक बिना ढंग से खाए पिए वे काम करते रहे। 3 दिन के बाद जब उनके प्रोफेसर ने उनका डिज़ाइन देखा तो वो बहुत ही खुश हुए और कहा कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा करोगे, और उन्हें शाबाशी देते हुए कहा कि अब तुम्हारी स्कॉलरशिप जारी रहेगी।
इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद लाइफ ने उन्हें दो ऑप्शन दिए। एक तो था एयरफोर्स का, जहां वो हमेशा से जाना चाहते थे, पर इंटरव्यू में 25 जनों में से उनका रैंक 9th रहा, जबकि सीट सिर्फ 8 ही थी। और दूसरा चांस उन्हें मिला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO में, जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ और 1960 में उन्होंने DRDO में एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन कर लिया। और उन्हें उनका पहला प्रोजेक्ट मिला, एक स्मॉल होवरक्राफ्ट, जिसे उन्होंने वक्त से पहले ही बनाकर तैयार कर लिया। DRDO के साथ साथ वह इनकोस्पार्क कमेटी के भी मेंबर थे, जिसमें वह उस समय के बहुत फेमस स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के अंडर में काम करते थे, जिन्होंने उनके करियर में बहुत सपोर्ट भी किया। DRDO में ज़्यादातर फाइल वर्क का काम होता था, जो काफ़ी बोरिंग था, और कलाम कुछ बड़ा करना चाहते थे। और 1969 में उनका ट्रांसफ़र हुआ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिसमें उन्होंने काम किया इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 पर। और उनका मिशन था सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजना। और इस मिशन के लिए लगभग 1000 लोगों ने 10 साल तक काम भी किया था। पर 1979 में अपने पहले अटेम्प्ट में वे रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, और सेकेंड स्टेज में उनकी सैटेलाइट ने अपना कंट्रोल खो दिया और वह बे ऑफ बंगाल में जाकर क्रैश हो गया। इस फेलियर की सारी जिम्मेदारी कलाम ने अपने ऊपर ली। जब मीडिया को फेस करने के लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, तब वे काफ़ी सहमे हुए थे। तब उनका साथ दिया उनके सहयोगी प्रोफेसर सतीश धवन ने, और उनका माइक खुद की तरफ करके मीडिया के सभी क्वेश्चन का काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया। कहा कि ये स्पेस मिशन काफ़ी मुश्किल होते हैं, पर हमें पूरा यकीन है कि 1 साल में हम फिर से सैटेलाइट बनाकर उसे एस्टेब्लिश कर देंगे अर्थ के ऑर्बिट में। और ठीक 1 साल बाद SLV के सेकेंड अटेम्प्ट के बाद जुलाई 1980 में कलाम ने अपनी लाइफ सबसे हसीन शब्द कहे, मिशन डायरेक्टर कॉलिंग ऑल स्टेशन, all stages performed successfully and the Rohini satellite is now in orbit। और पूरा भारत खुशी से गूंज उठा और भारत खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो। और SLV के बाद PSLV पर भी उन्होंने सक्सेसफुली काम किया। कलाम ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक्सपेंडेबल रॉकेट पर भी काम किया। एक्सपेंडेबल रॉकेट के यूनियन कैबिनेट से फंड्स ना अप्रूव होने पर इस प्रोजेक्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सीक्रेटली फंडिंग की। कलाम बहुत सारे मिसाइल्स प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहे थे और अग्नि और पृथ्वी मिसाइल में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अग्नि इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इनकी टेस्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स और डिले के कारण उनकी काफ़ी आलोचना हुई। काफ़ी लोगों का मानना था कि बेरोजगारी और भूखमरी झेल रहे भारत को इन मिसाइल्स पर फालतू पैसे नहीं लगाने चाहिए। पर अब्दुल कलाम का कहना था कि अगर भारत को एक शक्तिशाली देश बनना है और साइंस में डेवलपमेंट करनी है, तो ज़रूरी है कि साइंस और रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए लगभग 1000 लोगों को बुलाया और उनसे वादा किया कि कल हम मिसाइल्स का सक्सेसफुली टेस्ट करेंगे और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे, जिससे उनकी टीम काफ़ी मोटिवेटेड हो गई। टेस्ट से पहले जब डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आप अपनी जीत को कैसे सेलिब्रेट करना चाहोगे, तो कलाम ने कहा, मैं चाहता हूं कि मिसाइल्स के सक्सेसफुल टेस्ट होने के बाद हम लगभग 5 लाख पौधे लगाकर इसे सेलिब्रेट करें, जिससे मिनिस्टर काफ़ी खुश हुए। और अगले दिन मिसाइल्स का टेस्ट सफल रहा और इसने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा दिया। और इस सफलता पर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन से सम्मानित किया गया। 1992 से 1999 तक कलाम ने एज अ चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र का काम किया और पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इस टेस्ट ने कलाम की इमेज सभी में एक महान साइंटिस्ट की बना दी। 30 जून 2002 में उनकी लाइफ में एक नया मोड़ आया, जब उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एज अ प्रेसिडेंट चुना और फिर समाजवादी पार्टी और नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट से वह इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने और उन्हें मिले 9,22,884 वोट्स, जो टोटल वोट्स के 89% थे। और कलाम ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी। कलाम पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो साइंस की फील्ड में अपने काम के दम पर प्रेसिडेंट बने थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी काम किया और साइंस के लिए हमेशा इंस्पायर किया, जिसके कारण उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। 5 साल के कार्यकाल खत्म होने के बाद पहले तो उन्होंने फिर से प्रेसिडेंट बनने की इच्छा जताई, पर बाद में अपना फैसला बदल लिया
और टीचर बनकर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने का फैसला लिया। वे IIM शिलोंग, इंदौर, अहमदाबाद में एज अ विजिटर प्रोफेसर बने। फिर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। वैसे तो उनकी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स थी, पर उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। इसके अलावा उन्होंने 7 बार डॉक्टरेट भी की। 27 जुलाई 2015 के दुखद दिन को IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए अचानक से वे गिर गए और 83 साल की उम्र में एक हार्ट अटैक के कारण दुनिया से चले गए। ये सभी भारतीयों के लिए बहुत दुखद घटना थी और उनकी मृत्यु के बाद तमिलनाडु सरकार ने रामेश्वरम में उनके लिए एक बहुत ही आलीशान मेमोरियल बनाया, जहां उनकी यादों को प्रिजर्व किया गया है। अपनी 83 साल की उम्र में उन्होंने भारत को साइंस की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और उनकी लाइफ आज भी करोड़ों लोगों को इंस्पायर